हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविल लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 2 संघवाद के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपके सामाजिक विज्ञान की, गणित, विज्ञान और हिंदी विषय की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की क्लासेस चल रही है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो राजस्थान बोर्ड के नवीनतम ब्लूप्रिंट 2024 के अनुसार ये जो चैप्टर नंबर 2 है, ये कुल 4 अंकों का चैप्टर है। कितने अंकों का? 4 अंकों का, जिसमें से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी अबसद वाला प्रश्न आएगा और एक प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय जो कि 3 अंकों का होगा। एक नंबर का प्रश्न आएगा अवसद वाला और एक 3 अंकों का बड़ा प्रश्न आएगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 22। कितनी भाषा है? 22। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त हैं? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो असम को भी की गई है, नागालैंड को और मिजोरम को। इन तीनों देशों को तीनों राज्यों को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। तीसरा प्रश्न है कि संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है या जो संघीय शासन व्यवस्था होती है, उनमें विभिन्न शक्तियों का या अधिकारों का जो विभाजन है वो केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। किनके बीच में होता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच में होता है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इनमें से कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है? और समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा जो बनाए गए कानून हैं वही क्या होते हैं? मान्य होते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसमें जो विषय है वो है शिक्षा। पांचवा है, नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो नगर निगम के अध्यक्ष को हम कहते हैं मेयर। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। छठा प्रश्न है, शासन की किस व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है? शासन की किस व्यवस्था के अंदर सरकार 2 या उससे अधिक स्तरों वाली होती है? तो वो व्यवस्था होती है संघीय व्यवस्था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है? इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है? तो नागालैंड का भी नहीं हुआ है, उत्तराखंड का भी नहीं हुआ है और झारखंड का भी, यानी उपरोक्त सभी इन तीनों राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। आगे बात करें, आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? इनमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो उसका सही जवाब होगा दिल्ली। नववा, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत के अंदर जो भी सरकार है या उनसे संबंधित जो भी अधिकार हैं उनकी व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। आगे बढ़े, 10वां, सात आकर संघ बनाने का उदाहरण है। सात आकर संघ बनाने का उदाहरण कौन सा है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। 11वां, निम्न में से कौन सा राज्य साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है? साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है तो वो है स्विट्जरलैंड। 12वां, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी अधिकारों यानी जो कानूनी अधिकार है उनको कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो केंद्र और राज्य के मध्य जो कानूनी अधिकार है, जो विधायी अधिकार है, उनको 3 सूचियों के माध्यम से बांटा गया है। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 13वां उपसद है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची का नहीं है? तो जो सिंचाई है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण अबसद वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 3 नंबर का एक बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न है, संघवाद क्या है? भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है? बताइए।
पहला प्रश्न क्या है कि संघवाद होता क्या है और भारत में संघवाद का स्वरूप कैसा है, वो हमें बताना है। तो देखें संघवाद है क्या, तो संघवाद शासन की वह प्रणाली है, शासन की एक व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्रीय प्राधिकार और सरकार की अंगीभूत इकाइयों के मध्य होता है। यानी जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो शासन व्यवस्था की एक प्रणाली है या शासन व्यवस्था का एक तरीका है जिसमें जो सत्ता होती है उसका विभाजन एक तो केंद्रीय लेवल पर और उसके बाद उसके सरकार के जो भी इकाइयां होती है, जो भी अंग होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में सत्ता का विभाजन किया जाता है। अब भारत में अगर संघवाद के स्वरूप की बात करें तो पहला है कि भारत की जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो क्या है, विभिन्न राज्यों का संघ है। यानी भारत क्या है, अलग अलग राज्यों का एक संघ है, समूह है। तो भारत में अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों के संघ का क्या किया गया है, गठन किया गया है और उन अलग अलग संघों को मिलाकर एक भारत देश बना है। दूसरा है भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। कितनी स्तरीय, त्रिस्तरीय। पहली केंद्र या संघ सरकार या केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार और बाद में स्थानीय शासन की समस्याओं को तीसरे स्तर के रूप में संविधान में मान्यता दे दी गई। यानी भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी स्थानीय सरकार। तीसरा है शक्तियों का विभाजन। तो भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधायी अधिकारों यानी कानून बनाने संबंधी जो अधिकार है उनको 3 सूचियों के माध्यम से क्या किया है, विभाजित किया गया है। पहली सूची है आपकी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। इन 3 सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में विधायी अधिकार है, जो कानून अधिकार है, उनको बांटा गया है। अगला चौथा है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है और सर्वोच्च है। शक्तियों के बंटवारों के मध्य या संबंध में जब भी कोई विवाद होता है तो इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है और वो सभी के लिए मान्य होता है। आगे भारत में समस्त राज्यों को बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे असम, नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्यों को अन्य राज्यों के मुकाबले कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या है, कुछ विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 2, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है? सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या मतलब है और विकेंद्रीकरण के पीछे जो बुनियादी सोच है वो बुनियादी सोच क्या है, वो हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। तो जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों से कुछ शक्तियां लेकर उसे स्थानीय सरकारों को प्रदान की जाती है तो इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर की गई है। कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर। पहला केंद्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय स्तर। अब बात करें कि सत्ता के विकेंद्रीकरण में प्रथम 2 स्तरों केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण में होता क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। भारत में स्थानीय सरकारों को सन 1992 में संविधान संशोधन के माध्यम से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। भारत में जो स्थानीय सरकारें हैं उनको सन 1992 के संविधान संशोधन के तहत और ज्यादा क्या किया गया है, शक्तियां प्रदान की गई है और उसे और ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। अब विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है उसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखो विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों एवं समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही अच्छे तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो क्या है कि कई सारी समस्याएं ऐसी है या कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को स्थानीय स्तर पर ही बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व किया जा सकता है। समझ लीजिए छोटी सी बात है, जैसे किसी गांव में पानी की समस्या है। वैसा तो नहीं है कि उस मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे कि छोटे से गांव को, तो जो उस गांव की समझ लीजिए पानी की समस्या है तो उसको सरपंच है, ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति है, वो मिलकर उस मुद्दे को आसानी से सॉल्व कर सकती है। तो पहली सोच क्या है कि कई सारी मुद्दे और कई सारी समस्याएं ऐसी होती है जिनको छोटे लेवल पर या स्थानीय स्तर पर ही बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है और उसका सॉल्यूशन भी किया जा सकता है। लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की अच्छी समझ होती है
और लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। तो पहली सोच तो क्या थी कि कई सारे जो स्थानीय मुद्दे हैं वो स्थानीय मुद्दे इस लेवल के होते हैं कि उन्हें स्थानीय स्तर पर ही सॉल्व किया जा सकता है और उस स्थानीय माहौल, उस स्थानीय व्यवस्था के आधार पर उन मुद्दों को ठीक किया जा सकता है। दूसरी बुनियादी सोच है कि स्थानीय स्तर पर लोगों का नीतिगत फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो पाता है। समझ लीजिए ग्राम पंचायत में कोई कार्य करवाना है, समझ लीजिए शमशान भूमि का कार्य करवाना है। अब शमशान क्षेत्र कहाँ रखा जाए, अगर उसमें गांव के सभी लोग सहमत होकर कोई एक जगह बताएंगे तो सभी लोग उसमें सहमत भी होंगे, उनका मान उस फैसले का क्या होगा, मान भी होगा और लोग नाराज भी नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि डायरेक्ट फैसला किसी ऊपर वाले लेवल से आ जाए और ऐसी जगह बना दे, हो सकता है वो किसी गांव से दूर हो, ऐसा हो जहां पर लोगों की पहुंच बहुत मुश्किल हो, तो ऐसे फैसले हैं वो स्थानीय स्तर पर लोगों के जो नीतिगत फैसले हैं, लोगों की जो राय है या लोगों की जो भागीदारी है उसके द्वारा ही संभव हो पाते हैं। तो इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत भी पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना सब शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यही विकेंद्रीकरण के पीछे क्या है, बुनियादी सोच है। प्रश्न संख्या 3 है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या अंतर है, उदाहरण से स्पष्ट करें। शासन की संघीय व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था, इन दोनों में क्या क्या अंतर है आपको उदाहरण के साथ बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं संघीय शासन व्यवस्था की। तो इस शासन के स्वरूप में दो स्तरों पर सरकारें होती है और वो अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर क्या करती है, कार्य करती है। कौन सी व्यवस्था में, संघीय शासन व्यवस्था में। दूसरा बिंदु, इस व्यवस्था में राज्य सरकारों को शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है, संविधान से। तीसरा, इस व्यवस्था में संघ और राज्य सरकारों के बीच विषयों का क्या होता है, विभाजन होता है। इस व्यवस्था में राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार कदापि नहीं होती है। इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ विशेष कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती। उदाहरण के लिए जैसे भारत है, वहां पर संघीय शासन व्यवस्था है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बेल्जियम में है, कनाडा में है और ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पर संघीय शासन व्यवस्था का स्वरूप पाया जाता है। वही बात करें एकात्मक शासन व्यवस्था की, तो शासन के इस स्वरूप में शासन का केवल एक ही स्तर होता है, ठीक है, तथा राज्य सरकारें उसके अधीन होकर क्या करती है, कार्य करती है। दूसरी विशेषता, इसमें राज्य सरकारों को अपनी शक्तियां किससे प्राप्त होती है, केंद्रीय सरकार से प्राप्त होती है। तीसरा, इस व्यवस्था में विषयों का विभाजन नहीं होता है, सारे विषय किसके पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास। इस व्यवस्था में राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है। और इस व्यवस्था में जो केंद्रीय सरकार है वो राज्य सरकार को किसी भी प्रकार के कार्य के लिए आदेश दे सकती है। उदाहरण के लिए फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, इटली और हॉलैंड, वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 4। संघवाद ने जातीय समस्या को सुलझाने में बेल्जियम की सहायता किस प्रकार की, किसने, संघवाद ने। तो बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का क्या है, एक छोटा सा देश है। सन 1993 में से पहले बेल्जियम में अधिकांश शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में थी। किससे पहले, सन 1993 से पहले। प्रांतीय सरकारों को नाम मात्र के अधिकार प्राप्त थे, पर यह अधिकार उनको केंद्र सरकार के द्वारा ही दिए गए थे और इन्हें केंद्र सरकार मन चाहे तब वापस भी ले सकती थी। अर्थात बेल्जियम में कौन सी सरकार थी, एकात्मक सरकार थी। लेकिन 1993 के संविधान संशोधन करने के बाद बेल्जियम में प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए और इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन के स्थान पर संघीय शासन प्रणाली को अपनाया, जिससे जातीय समस्या के समाधान में क्या हुई, सहायता प्राप्त हुई। यानी हम कह सकते हैं कि 1993 से पहले बेल्जियम के अंदर एकात्मक शासन व्यवस्था थी, लेकिन 1993 के संविधान संशोधन के बाद प्रांतीय सरकारों को बहुत ज्यादा अधिकार प्रदान किए गए, जिससे प्रांतीय जो सरकारें थी वो केंद्र पर निर्भर नहीं रही और अपनी स्वतंत्रता से कार्य कर सकती थी। जिससे हुआ क्या कि जो बेल्जियम के अंदर जातिगत समस्या उत्पन्न थी या जो जातीय समस्या उत्पन्न थी वो काफी हद तक क्या हो गई, सॉल्व हो गई। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विधेय अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है, विवरण दीजिए।
तो भारत में जितने भी विधेय अधिकार है यानी कानून बनाने संबंधी जो अधिकार है उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। अब संघ सूची में कौन से विषय हैं? तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है, जैसे प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। दूसरा है राज्य सूची, उस पर स्थानीय महत्व के विषय हैं जिन पर अधिकार किसको है? जिनके पर अधिकार राज्य सरकार का है कानून बनाने का, जिसमें पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया और सिंचाई हो गया। फिर अगला समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र के द्वारा जो निर्मित कानून है वही क्या होता है? मान्य होता है, जिसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह और उत्तराधिकार ये सारे केंद्र किसके विषय हैं? केंद्र और राज्य दोनों सरकार इन पर कानून बना सकती है और ये समवर्ती सूची के विषय है। लेकिन मतभेद अथवा टकराव की स्थिति में जो कानून केंद्र सरकार बनाती है वही क्या होता है? वही मान्य होता है। आगे प्रश्न संख्या 6, भारत में विकेंद्रीकरण लागू करने के औचित्य का वर्णन कीजिए। तो विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत में सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर की गई है। पहला है केंद्रीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्थानीय स्तर। अब भारत में स्थानीय सरकारों को सन 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, जो कि सन 1992 के अंदर हुआ था। अब विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच क्या है? हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अनेक मुद्दों एवं समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की क्या होती है? अच्छी समझ होती है। लोगों को ये जानकारी होती है कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं और चीजों को अधिक कुशलता से कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं। दूसरी सोच क्या है? कि स्थानीय स्तर पर लोगों का नीतिगत फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो पाता है और स्थानीय सरकारों की स्थापना सब शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का क्या है? सबसे अच्छा तरीका है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की। भारत में केंद्र और राज्य संबंधों में आए बदलावों के मद्देनजर संघीय व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी आज ज्यादा प्रभावी है, स्पष्ट कीजिए। क्या बोल रहा है? कि भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंधों में जो बदलाव आया है उससे जो संघीय व्यवस्था है उसमें सत्ता की साझेदारी पहले की तुलना में अब क्या हुई है? ज्यादा प्रभावी हुई है। तो स्पष्ट करना इस कथन को, क्या वास्तव में यह कथन सही है कि गलत है? तो देखिए, भारत में केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों में लगातार आए बदलावों के कारण व्यवहार में संघवाद अब क्या हुआ है? बहुत मजबूत हुआ है और आज उनके बीच सत्ता की साझेदारी सबसे ज्यादा क्या है? प्रभावी है। स्वतंत्रता के पश्चात काफी लंबे समय तक हमारे यहाँ केवल एक ही पार्टी की केंद्र और अधिकांश राज्यों में क्या रहा है? शासन रहा है और इसका व्यवहारिक प्रभाव ये पड़ा कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग ही नहीं किया। इसके बाद जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें बनी तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की क्या की? अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को क्या कर देती थी? भंग कर देती थी और यह संघवाद की भावना के क्या था? बिल्कुल प्रतिकूल काम था, विपरीत काम था। लेकिन सन 1990 के बाद से इस स्थिति में क्या हुआ? कुछ सुधार हुआ। इस अवधि में देश में अनेक राज्यों में क्षेत्रीय नए नए दलों का क्या हुआ? उदय हुआ और इस दौर में केंद्र में गठबंधन सरकारों की क्या हुई? शुरुआत हुई। यानी जब किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने लगा तो कई सारी पार्टियां मिलकर केंद्र में सरकार बनाने लगी। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनाने पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की क्या हुई? एक नई संस्कृति पनपी। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों से राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए क्या हो गया? काफी मुश्किल काम हो गया, क्योंकि अब किसी एक पार्टी की सरकार तो थी नहीं, गठबंधन मिलकर बना हुई था। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की जो साझेदारी है वो संविधान के लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में अब क्या है? बहुत ज्यादा प्रभावी है। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं आपको तो होता क्या था कि जब भारत आजाद हुआ तो उसके कई सारे वर्षों बाद यानी लगभग 20-30 वर्षों तक होता था कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी का शासन होता था, है ना। और अगर कोई छोटी मोटी पार्टी राज्य सरकार के चुनाव में
है ना, या राज्य सरकार बना भी लेती थी तो जो केंद्रीय सरकार थी वो क्या कर देती थी, उसे किसी न किसी तरीके से भंग कर देती थी। लेकिन 1990 के बाद से क्या हुआ कि कई सारे नए नए दलों का उदय हुआ, जिससे ये असर पड़ा कि अब केंद्र सरकार थी या जो अपनी मेन सरकार थी, उस सरकार में किसी एक स्पष्ट पार्टी का बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। तो कई सारी पार्टियां मिलकर क्या करने लगी, सरकार बनाने लगी। इससे क्या हुआ कि पहले जो एक पार्टी का वर्चस्व होता था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब जो केंद्र सरकार थी वो किसी भी राज्य सरकार को आसानी से भंग नहीं कर सकती थी। इससे अब धीरे धीरे सत्ता की साझेदारी में कई सारी पार्टियों को क्या हुई है, इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। कई सारी पार्टियां, अलग अलग दल के लोग उसमें शामिल होते हैं, जिससे हमारी जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है वो भी पहले से बेहतरीन हुए हैं। और संघीय व्यवस्था में जो सत्ता की साझेदारी बढ़ी है तो निश्चित रूप से ये पहले की तुलना में बहुत ज्यादा प्रभावी और उपयोगी भी हुआ है। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके संघवाद के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।